खेती कर रहे हैं, इस फसल से अधिक उत्पादन कैसे लें? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दशरथ प्रसाद सागर साहब को। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर में। डॉक्टर साहब, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है, चने की फसल से अधिक उत्पादन कैसे लें और कौन कौन सी उन्नत कृषि क्रियाएं करें। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि चना होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर थोड़ा सा परिचय दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हमारे गांव में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे। दाल एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दालों में प्रोटीन 20 से लेकर 25% तक होती है। चने में ये 22 से 23% तक होती है। और हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, चने की उत्पत्ति साउथ ईस्ट तुर्की में हुई है और तब से लेके पूरे एशिया में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ये चला हुआ है। हम इंडिया के परिक्षेत्र में बात करें तो सबसे ज़्यादा चना MP है, महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने चने का परिचय दिया। अब आप ये बताइए चने में कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, इसकी खेती करने के लिए कैसी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होगी और कैसे करनी चाहिए, इस बारे में बताइए। गंगानगर शुरू से ही देसी चने की अच्छी किस्मों के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो वैरायटी है पूरे भारत में धूम मचा रही हैं। उन सब में बात करें तो सबसे बढ़िया वैरायटी हमारी 2008 में रिलीज हुई, जिनको हम गनगौर नाम से जानते हैं। इसके बाद 2003 में मरुधर नाम से वैरायटी रिलीज हुई। इसके बाद में तीज, जिसको 2144 कहते हैं। इसके बाद में मीरा है। इसके बाद में केशव है। और हाल ही में 2022 में रिलीज हुई वैरायटी है मूमल। और ये पूरे भारत देश में ये चल रही हैं। हम बात करें मिट्टी की, मिट्टी के लिए इसमें भारी और हल्की जो मिट्टी है वो अच्छी मानी जाती है। और एक शर्त रहती है, अब लवणीय मृदा है उसमें इसको बिजाई नहीं करनी है। लवणीय मृदा में इसकी बिजाई करने से अंकुरण होगा नहीं, तो जर्मिनेशन होगा नहीं, इस वजह से हम नहीं कर सकते। और अब हम बात करते हैं बीजोपचार के लिए। बीजोपचार एक इस तरह का है जैसे बच्चे में शिशु अवस्था में बच्चे को टीका लगाया जाता है, उसी प्रकार बीजोपचार बीज में किया जाता है ताकि आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाव हो सके। बीजोपचार के लिए हम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से ट्राइकोडर्मा हार्डियम उपयोग कर सकते हैं। और सीड बोर्न डिसीज के लिए कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम से हम यूज कर सकते हैं। और साथ में हम भूमि उपचार की बात करें तो भूमि उपचार में क्लोरीपाइरिफॉस यूज कर सकते हैं, किनोलफॉस यूज कर सकते हैं दीमक को हटाने के लिए। और साथ में जहां जड़ ग्रहण की समस्या होती है वहां पर हम 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्डियम लेते हैं, उसको 50 किलोग्राम गोबर की खाद नमीयुक्त इसको एक साइड में रखते हैं। और वह छायादार क्षेत्र में रखने के बाद में उसमें ट्राइकोडर्मा हार्डियम मिला दिया जाता है और 10 से 15 दिन तक कंटिन्यूस इसकी देखभाल की जाती है। फिर इसके बाद में हम रोजाना इसमें हल्का हल्का पानी छिड़क देते हैं। लगभग 10 से 15 दिन में ये माइसीलियम तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद में इसको खेत तैयार होते समय इसको डाल दिया जाता है और खेत जुताई के समय ये पूरे खेत में फैल जाता है। और जैसे भी ये फंगस अटैक करती है तो उसमें ये न्यूट्रलाइज कर देता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस चने की फसल में बीज दर कैसी हो, बिजाई का समय कितना होना चाहिए, इस बारे में भी आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, बीज दर की बात करें तो प्रति बीघे के हिसाब से बीज दर 15 kg प्रति बीघे के हिसाब से हमको यूज करनी है, उपयोग में लानी है, जो कि देसी चना है। यदि थोड़ा सा मोटा चना है जिसको मर्दर वैरायटी के लिए हम कह सकते हैं, उसको 18 किलोग्राम प्रति बीघा यूज करनी है। और बात हम करें काबुली चने की तो 25 किलोग्राम चना हमको पर बीघे के हिसाब से उसको यूटिलाइज उपभोग में लाना है। हम बात करें स्पेसिंग की, हमने ज्यामिति कितनी रखनी है। चने की किस्म को कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। यदि हमारी किसी कारणवश बिजाई लेट हो जाती है तो उसके लिए 22.5 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखनी है। और बात हम करें उर्वरक की तो 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस हमको उपयोग में लेनी है। ये चने में सिंगल सुपर फास्फेट से उर्वरक के रूप में डालना फायदेमंद माना गया है। यदि हम DAP यूज करते हैं तो इसमें सल्फर की मात्रा 220 किलोग्राम जिप्सम के द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दलहनी और तिलहनी फसलों में सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस कारण से इसमें उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही में वृद्धि होती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चने की फसल में निराई गुड़ाई कब कब की जाए?
निराई गुड़ाई एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें यदि हम बात करें जहाँ पर पानी नहीं है और वो वीरानी जमीन है, उसमें 4 से लेकर 5 हफ्ते के बाद में निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। यदि हमारे पास में सिंचाई अवेलेबल है, इरिगेशन देते हैं, तो उसमें पेंडामेथ्रिन 30 EC का उपयोग 600 ग्राम व्यापारिक उत्पाद 150 ग्राम पानी के साथ में स्प्रे कर देना चाहिए बिजाई के तुरंत बाद में और उगने से पहले। तब तक ये 1 महीने तक हमारे खरपतवार हैं वो कंट्रोल में रह सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही प्रथम सिंचाई देते हैं, प्रथम सिंचाई के बाद में बत्तर आने पर निराई गुड़ाई कसीए की सहायता से कर देने पर ये लाभकारी रहेगा। डॉक्टर साहब, अब चने की फसल की निराई गुड़ाई तो हो गई, अब सिंचाई कब कब की जाए इस बारे में भी बताइए। जी, वैसे तो अधिकांशतः चना ज़्यादा लाड़ प्यार की फसल नहीं है, इसको ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिखाना, ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। फिर भी जहाँ पर पानी उपलब्ध है, 2 पानी उपलब्ध है, तो 50 से 60 दिन में पहला पानी दे सकते हैं, दूसरा पानी 100 दिन बाद दे सकते हैं बिजाई के। यदि एक ही पानी की उपलब्धता है तो वो पानी 60 से लेकर 65 दिन के बीच में हम दे सकते हैं। हमारी फसलों में मुख्य रूप से देखे जाते हैं कीट और रोग, इनका नियंत्रण कैसे किया जाए? मुख्य रूप से फसलों में खरपतवार भी होती है, उसका नियंत्रण कैसे करें? डॉक्टर साहब, इस बारे में बताइए। अभी पौध संरक्षण की बात करें, पौध संरक्षण में सबसे ज्यादा संरक्षण हमको करना है फली छेदक है, जिसको हम सुंडी सामान्य भाषा में सुंडी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हेलिकोबार्बा बोलते हैं। इससे हमारा रखरखाव बहुत ही जरूरी है। यदि हम पौध स्टेज या फली वाली अवस्था तक उसको बचा लेते हैं, इसके बाद में ये अटैक करता है फली छेदक नाम, जैसा कि हम जानते हैं फली लगने के बाद में ये इसमें आता है। और इसे बचाने के लिए हमको सबसे पहले अलग अलग जो कीटनाशी है उनका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि एंडोक्साकार्ब है। एंडोक्साकार्ब 1 ml पर लीटर के हिसाब से 10 से 15 दिन के बीच में हमको इंटरवल में इसको स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद में हमको दूसरे शाकनाशी है उसका उपयोग करना चाहिए। उसका एसीफेट है, एसीफेट का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने से ये सुंडी है ये से निजात हम पा सकते हैं। अब बात करते हैं पौध संरक्षण में। पौध व्याधि में सबसे ज्यादा नुकसान किए जाने वाले हैं एस्कोबाइटा ब्लाइट है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन जोचा रोग भी बोलते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं इसका जो सिम्टम है वो पत्ती है, तना है और उसकी जो फली है उसमें हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। वो धीरे धीरे तना गिरना चालू हो जाता है। इस कारण से इसकी अधिकांशतः देखा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोथिनोल 75 का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें तो ये बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये सभी उन्नत कृषि क्रियाएं करने के बाद बारी आती है फसल कटाई की। डॉक्टर साहब, फसल कटाई में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, कब कब की जाए, इस बारे में बताइए। फसल कटाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको समय से कर लेना चाहिए, अन्यथा जो फली हैं वो सूखकर नीचे गिर जाएंगी। गिरने के बाद में खराब हो जाएंगी, जो हमारी जो पैदावार है वो कम आएगी। इसलिए टाइम भी हमको ये ऑपरेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है, उनकी वजह से हमारी फसल जो पैदावार है वो खराब हो सकती है। तो इनकी हमको ध्यान रखना चाहिए। इन सब क्रियाओं को करने के बाद में हमको लगभग 4 से लेकर 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से हमको इरिगेशन क्षेत्र में, सिंचाई वाले क्षेत्र में हमको पैदावार मिल सकती है। और हम बात करें बिरानी में लगभग 3 कुंटल प्रति बीघा हमको पैदावार मिल सकती है। और हम बात करें अभी स्पेशल इसमें अलग अलग कौन सी कंडीशन है, स्पेशल ऑपरेशन क्या होते हैं। बात करें हम निपिंग की, पुराने समय में हमारे किसान भाई हैं जो भेड़ हैं, बकरी हैं, उनको खेतों में छोड़ दिया करते थे। वो क्या करती थी, सबसे पहले जो ऊपर जो टर्मिनल बड है उसको खा जाया करती थी, जिसकी वजह से जो नीचे शाखा है, शाखाओं में वृद्धि होती है और अधिक से अधिक शाखाएं लगती हैं। उसके साथ में उसमें जो फली हैं, पौध हैं, वो भी ज्यादा आते हैं। इस वजह से उसमें उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। हम बात करें इसके साथ में इसमें 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। इनको एक मैलिक एसिड बोलते हैं, दूसरा उसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। मैलिक एसिड 95% 95% पाया जाता है इसमें, और 5% ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इन दोनों एसिड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मेडिकल पर्पज में। इनसे कंपनियां दवाई बनाती हैं, और इसको किसान भाई यदि चाहें तो उसको व्यापारिक रूप में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियों के टाइम में जनवरी फरवरी में ओस की बूंदें निकल के आ जाती हैं, सूर्य उदय से पहले हमको मसलिन क्लॉथ लेना है और चने के ऊपर से हमको एक बार चादर की तरह उसको पूरा साथ से निकाल लेना है। और निकालने के बाद में उसको निचोड़ेंगे, लगभग 2 से 1 हेक्टेयर में 2 से 3 किलोग्राम एसिड प्राप्त हो जाता है, जिससे ये एपेटाइटाइजर और अलग मेडिकल इंडस्ट्री है उनके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करेंगे।
किसान भाइयों, हमारी जो सबसे बेसिक नीड होती है वो है बीज की। यदि बीज आपके पास में अच्छा रहेगा तो हमारी जो फसल अच्छी रहेगी और अच्छा जर्मिनेशन होगा। और ये गौरतलब रहे कि बीज हमको अच्छी जो संस्थान है वहीं से उपलब्ध कराना है या लेना है। जैसे कि हम मान करें किसी अनुसंधान केंद्र हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो या NSC हो या कोई भी सहकारी समितियां हैं, वहां से हम बीज लेना अच्छा रहेगा। हमको बीज लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज के साथ में जो सर्टिफाइड टैग है वो हमको लेना चाहिए, उसके साथ में रिसीप्ट भी लेनी चाहिए। कभी कभी काश्तकार ले लेते हैं और वो टैग नहीं लेते और इसके बाद उनका बीज जर्मिनेशन नहीं होता है और वो उनको बहुत दिक्कत आती है, वो क्लेम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमको ये सावधानी इसमें बहुत रखने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश और क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों, चने की जो खेती है ये MSP पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा MSP उतनी अच्छी ज्यादा प्रोडक्शन होने की संभावना है, जितना मार्केटिंग एरिया इसका बढ़ने की संभावना है। और एक हमारे पास में है किसान कॉल सेंटर है और ये 24 आवर चालू रहता है। और किसान भाई 1800 180 1551 ये इस कॉल सेंटर का नंबर है। आप कभी भी कॉल करके यहाँ से निःशुल्क अपनी जानकारी ले सकते हैं या किसी भी नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र से अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसानों को चने की फसल से जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ द्वारा मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए, चने की फसल से जुड़ी इतनी विस्तार से जानकारी आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।